वो आंसर ढूँढने की वजह से ही मैंने थिएटर और आर्ट की तरफ आया। मैं एक नॉर्मल इंसान उठता है, सिंपली कुछ काम करता है, खुश रहता है नॉर्मली, थोड़ा बहुत दुःख भी चलता है बट हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में नहीं रहता। एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला बेसिकली जो जो मतलब जिनके अंदर वो चीज़ ऑपरेट कर रही है। आपको याद है आपने क्या कहानी लिखी थी? पिक्चर थी उसमें एक लड़की थी और वो ट्रेन के पास खड़ी थी। तो नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू फॉर कमिंग। आज मेरे साथ हैं अतुल बाबरा जी, हु इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, एंड दिस इज द सेकंड एपिसोड एंड आई एम वेरी मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को अतुल जैसे दूसरे गेस्ट मिले। एंड थोड़ी देर में हम उनसे सुनेंगे। मेरा आइडिया है कि मैं एज अ जॉब इंटरव्यू या फिर सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूं अलग अलग लोगों से, ताकि हमें पता चल सके कि अलग अलग क्वेश्चंस मतलब सेम क्वेश्चंस को अलग अलग लोग कैसे आंसर करते हैं और क्या डिफरेंट आंसर्स होते हैं लोगों के। तो ये हम्म, आइडिया है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क, जो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, वो ये पूछता हूँ कि आप अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन करते हैं? अच्छा अच्छा। देखिए, रिज्यूमे मैं एक्चुअली मैं अपने बारे में थोड़ा मैं भी बता देता हूँ कि कैसे क्या है। तो पढ़ाई मैंने मेरिट से की, पहले बीटेक किया, उसके साथ साथ थिएटर शुरू किया। और फिर थिएटर बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, थिएटर में ही मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैं थिएटर की डायरेक्शन में निकल गया। और मैंने 6-7 साल काफ़ी अच्छा थिएटर किया अच्छे से। उसमें डायरेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग भी थी साइड में, मैं अपने एक टीचर के साथ करता था। तो ये सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद मैं एफटीआई में मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा टीवी एडिटिंग कोर्स में वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं 1 साल के लिए उधर चला गया और वहाँ से पास आउट होके फिर मैं मुंबई आया। तो मैंने मतलब कभी रिज्यूमे बनाया नहीं। आने के बाद भी मुझे मेरे सीनियर के थ्रू किसी कांटेक्ट से ही काम मिला। और जो मैं दिल्ली में था वहाँ भी कांटेक्ट से ही कभी मतलब मौका ऐसा पड़ा नहीं कि रिज्यूमे बनाना पड़े। तो रिज्यूमे का तो ये रहा कि भाई रिज्यूमे कभी बनाया नहीं, मैं जनरली किसी फ्रेंड के थ्रू। राइट, बट वो मैं अपनी ऑडियंस को ये समझाना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। तो अगर आप उस पर कुछ बता सकें तो। प्रोफेशनली मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। बेसिकली मैं जब दिल्ली में था तो थिएटर के साथ साथ मैं छोटी मोटी वीडियोस एडिट करता था। इवन ऑफिस में भी मैंने कुछ जगह पे काम किया, मीडिया ऑफिस में। उसके बाद फिर मैं जब एफटीआई गया तो वहाँ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। और वहाँ से आगे मैंने एक वेब शो में असिस्ट किया है एज एन असिस्टेंट एडिटर। और वो वेब शो आने वाला होगा इस साल। तो ग्रेट, अभी मैं ग्रेट, इस तरह। ग्रेट, ग्रेट। अब हमने जाना कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि टेल अस समथिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे, जो कि आप अपने रिज्यूमे में नहीं डालते। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। देखिए, रिज्यूमे तो बहुत ही ऑफिशियल होता है। आप मतलब वही चीज़ें क्योंकि आपको काम है और जो आपने किया है और जिस तरह का आपका वो डालते हैं। अदरवाइज तो पर्सनल लाइफ में, पर्सनली मेरी लाइफ का जो हमेशा रहा है वो वही है कि मेरे जो लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मुझे उनकी वो आंसर्स ढूंढने की वजह से ही मैंने थिएटर और आर्ट की तरफ आया मैं, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी कुछ हमेशा से रहा था। मुझे समझ में नहीं आती थी सीधी बात। तो मुझे हमेशा लगता था कि क्वेश्चन करना और कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। तो वो तो खोज हमेशा ही चली, वो बल्कि प्रायोरिटी पे रही। काम हमेशा रहा कि ठीक है काम तो हो जाएगा अगर आप बैलेंस अपने आप से मतलब सॉल्व सॉल्यूशन है आपके पास चीज का, आप तभी जाके काम अच्छा कर पाएंगे। मेरे ये फिलॉसफी रही है। तो उसके लिए मैंने काफी कुछ पढ़ा, मतलब साइंटिफिक भी पढ़ा, आइडियोलॉजीज भी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी एक्सप्लोर की काफी। और लिटरेचर बहुत पढ़ा और स्पिरिचुअलिटी बहुत पढ़ा। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी ही नहीं मुझे आखिरकार जो है वहां से मुझे जवाब मिला। हम्म। तो मैं ये और पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन से सवाल थे? क्या आप कुछ सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं? क्या सवाल थे जिनके आप उत्तर ढूंढ रहे थे? सवाल ये है कि जो आपके अंदर कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि आपको परेशान करती है आपको। नॉर्मली आप मतलब एक एक नॉर्मल आप सोचते हो यार, एक नॉर्मल इंसान उठता है, सिंपली कुछ काम करता है, खुश रहता है नॉर्मली, थोड़ा बहुत दुख भी चलता है बट हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में नहीं रहता। और आप अपने चारों तरफ देखते हो कि बाकी लोग इतने नहीं है, आप ज्यादा है। या फिर आप देखते हो यार वेरिएशन है, हर किसी की अलग प्रॉब्लम है। और फिर आप सोचते हो चलो ये मे बी ये सोशली, और क्योंकि सोशल
कंस्ट्रक्ट ऐसा है या किसी का बैकग्राउंड ऐसा है सोशल, तो उस हिसाब से है। लेकिन फिर आप धीरे धीरे और आगे देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये सोशल नहीं है, ये और डीप है कुछ, ये कुछ मेरे अंदर से आता है। मतलब सिचुएशन अगर सेम है, उस सिचुएशन में भी अगर चार बंदे हैं तो चारों के अंदर से अलग अलग वो आएगी चीज। तो वो कहाँ से आती है, वो क्या है जो हमेशा मेरे साथ कॉन्स्टेंटली चल रही है। तो तो थॉट्स का मुझे लगा, थॉट्स मुझे परेशान करते हैं शुरू में लगा। तो फिर मुझे कहीं मैंने डिस्कवर किया कि अच्छा, मेडिटेशन होता है, उसमें थॉट्स को अगर आप देखो, विटनेस करो, तो धीरे धीरे थॉट्स कम होने लगते हैं, या आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो सेपरेशन होता है। लेकिन वो सिर्फ इतना नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड है। उसको पहले पढ़ना, फिर इतने सारे व्यूज हैं उस पे भी, इतने लोगों के व्यूज हैं उसमें, फिर आपको फेक लोग भी मिलेंगे, सही लोग भी मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जो आपको सूट करते हैं, लेकिन क्या वो सही है। तो वो सब चीजें बहुत लंबा चला गया उस चीज में करते करते। लेकिन अल्टीमेटली फिर मुझे एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला बेसिकली, जो जो मतलब जिनके अंदर वो चीज ऑपरेट कर रही है, जो उसके थ्रू गए, उनकी भी स्पिरिचुअल जर्नी है, और उस अब वो ऑपरेट कर रही है। जब आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है कि ऑपरेट कर रही है, तो आपको तब जाके वो समझ में आता है कि हाँ, अगर यहाँ है और सही है, तो इसका मतलब है कि आप भी, आपके अंदर भी वो चीज हो सकती है। अदरवाइज आपको लगता है, एक पॉइंट के बाद मुझे लगता था कि यार ये सब बुकिश है, किताबी बातें हैं, ये कहने की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। पर जब मेरी मीटिंग हुई, सब्यासाची गुहा करके हैं, एक फिलोसफर हैं और स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, उनसे जब मैं मिला तो वहां से फिर मुझे क्लिक की कि नहीं यार, अगर इधर है तो फिर इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो इस तरह से फिर वहां से मुझे मेरी अलग जर्नी शुरू हुई उस चीज को लेकर। राइट। आपने आपने फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा हमें बताया, तो जितना मुझे मुझे बहुत कम ज्ञान है फिलॉसफी के बारे में, बट देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। मतलब एक भारतीय फिलॉसफी अलग है, वेस्ट की फिलॉसफी अलग है। तो आप उसके बारे में कुछ, मतलब आप, क्योंकि मैं जानता हूं आपको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएंगे हाँ, फिलॉसफी के मैं बारे में? फिलोसफी, हम जो हमारी जनरेशन है वो इंडियन फिलोसफी की तरफ नहीं जाती है। वो हमें बैकवर्ड लगती है। बैकवर्ड इसलिए लगती है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो जितने ये फेक धार्मिक गुरु जो बैठे हैं, इन्होंने ऐसी इमेज बना दी है कि आपका दिमाग खराब होता है जब आप ये चीजें सुनते हैं कि यार ये क्या है, इस तरह थोड़ी होता है। बट अगर आप वेस्टर्न से शुरू करते हैं, आप बेसिकली वेस्टर्न फिलोसफी से शुरू करते हैं, जो कि सिनिक है, क्वेश्चन करती है, तो वहां से शुरू करके जब आपको एक पॉइंट के बाद समझ में आता है, तो तब आपको इंडियन फिलोसफी जो ट्रू फिलोसफी है, वो भी लाइक, इवन उपनिषद जो हमारे हैं, उपनिषद, इवन मैं इंस्टाग्राम पे एक पेज है उस पर मैं देखता हूँ, तो जो उनकी बातें हैं वो, मतलब वो वेस्टर्न फिलोसफी से भी आगे की बातें हैं। उतना ही वो मतलब अनोएबिलिटी में जाती है जितनी इनकी फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी जाती है। कि भाई ऑब्सेडिज्म है ना बहुत, दोस्तोवस्की वगैरह है, खैर मार्क्स तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई, और जो जिस तरह के बड़े एंटोन चेखव हैं, तो बड़ा ऐसा लिखते हैं, मतलब एक क्लिफ पे छोड़ देते हैं, ना इधर जाते ना उधर जाते, एक खाली सा स्पेस छोड़ देते हैं। तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट मुझे करता था, और वेस्टर्न फिलोसफी में वही है ज्यादा। क्योंकि इंडियन में तो एकदम ये है ना, धार्मिक का तो है कि भाई रूल्स हैं, ये करो तो ऐसे होगा, तो ये हमें परेशान करता है। बट अगर आप उपनिषद में जाओगे पहले, अगर प्रॉपर आप उनको पढ़ोगे, तो उसमें आपको वही मिलेगा। मतलब वो कभी नहीं बताएंगे कि क्या है, वो आपको बस बता देंगे कि क्या नहीं है। तो ये बाद में समझ में आता आपके आपके नजरिए से लाइफ का पर्पस क्या है? इस ब्रह्मांड का पर्पस क्या है? आप क्या सोचते हो कि हम यहाँ पे क्यों हैं? है। ये मैं, हाँ मतलब पहले तो यही इस तरह के क्वेश्चन भी थे फिर, लेकिन अब मुझे जो इस पॉइंट पे जो लगता है, वो ये लगता है कि जो मैंने पढ़ा भी है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और फिर बाद में मैंने अपने, यही है मतलब, जो इवन रिलीजियस लिटरेचर में भी अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ें, अगर आपको, आप सेल्फ अवेयरनेस है और वो चीजें पढ़ें, तो उसमें काफी कुछ चीजें, जैसे उपनिषद का मैंने वो किया कि उपनिषद में कुछ कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसे कोट्स हैं कि जो बहुत, मतलब आपकी वेस्टर्न लिटरेचर कहीं टिकती नहीं उसके आगे, ऐसी बातें हैं उसमें। लेकिन वो हमारे सामने आती नहीं, क्योंकि हमारे सामने वही आएगा, जय श्री राम, ये कर दो, ना। तो ये तो कौन जाए वहां तक ना, कौन मेहनत करे। खैर,
तो वो चीजें, तो सबसे मैं मतलब जो सब पढ़ के और खुद के एक्सपीरियंसेस से और लाइफ से, तो मुझे ये लगता है कि पर्पस पर्पस किसी इंडिविजुअल का पर्पस नहीं है। मतलब जैसे मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मेरा है या आपका कोई है या किसी, ये एक ओवरऑल सिस्टम है, ओवरऑल इक्विलिब्रियम है जिसके हम सब पार्ट हैं। और वो चीज शुरू है, वो चीज शुरू हो चुकी है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। वो पूरा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में आप, मतलब मैं भी सोच रहा था तो मुझे लगता था कि एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है, राइट भी है, रॉन्ग भी है। तो वो जो सिस्टम है वो पूरा है सिस्टम, मतलब उसमें सब कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सही सही है, सिर्फ गलत गलत, ये सब चीजें हैं। अब किसी की अच्छी किस्मत है या कोई बाई चांस ऐसा या चीजें, तो वो आप अच्छी तरफ चले जाओगे, आप नहीं है तो आप बुरी चीजें भी हैं। ले तो ओवरऑल ये नेचर मुझे समझ में आया प्रकृति का, कि ये ऐसा ही है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, नहीं पता। वो सिस्टम ऐसे ही है, आप उसके पार्ट हो, आपको बाद में समझ में आया कि आप हो। और आप भी क्या हो, वही एक्सप्रेशन है आपका, जो सिस्टम का जो वही एक्सप्रेस हो रहा है आपके थ्रू। तो आप कहाँ हो, कई बार ये सवाल आ जाता है, आप हो कि नहीं हो। अब तो वहां पे वो ये वहां पर स्पिरिचुअलिटी या फिर उपनिषद की या फिर इस तरह के ग्रंथ या फिर इस तरह की विजडम, महात्मा बुद्ध, इस तरह के लोगों की जरूरत ये वहां वहीं पर पड़ती है जहां आपको ये क्वेश्चन आने लगता है कि आप हो कि नहीं, क्या एक्सप्रेशन किसका है। तो वहां पे आपकी जर्नी शुरू होती है, वो सबकी अलग अलग जर्नी होती है, किसी को कैसे समझ में आएगा, किसी को कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज मुझे समझ में आई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई? आपको क्या लगता है? देखिए मैं पर्सनली, अब मैं इस चीज को कैसे लगता, मतलब देखिए लगता ही है, पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जिस तरह की चीजें हैं उसमें तो मैं, और वही जो जिस तरह का मैंने पढ़ा है, रियलाइज किया है चीजों की, तो उसमें तो मुझे लगता है कि वही होता है कि यू नेवर, आप कभी मरते नहीं हो उसमें। तो यहाँ तक आया है कि आप कभी पैदा भी नहीं होते, बेसिकली वही था, वही है, वही होगा। अब ये वही क्या है वो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब मैं आपके बारे में थोड़ा पर्सनल जानना चाहूंगा। तो आप मुझे बताइए कि अक्सर मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम जब छोटे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ काम ऐसे लगते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था कि यार कोई इंसान 10-10 घंटे गाड़ी कैसे चला सकता है, जब को मतलब लॉन्ग ट्रेवल में। तो मुझे लगता था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट नाउ आई फील लाइक कि इतना भी मुश्किल नहीं है। तो आप जब छोटे थे आपको ऐसा क्या चीज़ लगती थी जो कि उस टाइम पे आपको लगता था बहुत मुश्किल है, बट आज आपको लगता है कि बहुत आसान है? मैं छोटा, मतलब कई ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी कि जो मुझे लगती थी, पर जो सबसे ज्यादा लगती थी वो ये था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। घर में तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट था, क्योंकि फैमिली में मुझे बहुत लोग प्यार, फैमिली में मुझे बहुत प्यार मिलता था, छोटा था, सबसे छोटा हूँ। तो लेकिन बाहर जब मैं जाता था तो एक तो मैं हम अपने, मतलब जो थोड़ा सा वहाँ का स्पेस थोड़ा ऐसा था कि मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता था, इंट्रोवर्ट बहुत था। बाकी बच्चे मुझे लगते थे तेज है, एक्सट्रोवर्ट है, बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, चालबाज हैं। तो मैं बड़ा मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और ये बहुत लंबे समय तक चली। एक तरह से पैम्परिंग बहुत थी घर पे मेरे। तो तो मैं जब बाद में मेरठ भी गया पढ़ने, मतलब अपने गाँव से मेरठ की तरफ, तो 9 10 10 तक तो मैं, 11th में जाके मतलब मुझे, मैं मेरे दोस्त बने हैं और मैं प्रॉपर, नहीं तो 10 तक तो मैं मतलब बहुत ज्यादा ही बात नहीं कर पाता। तो उससे मुझे बहुत जूझना पड़ा उस चीज से, कि यार, बट वही ये प्रॉब्लम थी। लेकिन वो धीरे धीरे फिर वही, शायद उसी के लिए फिर थिएटर वगैरह में तो फिर बहुत ही बात की, मतलब थिएटर में तो फिर दोस्ती और बातचीत फिर तो यही सिलसिला चल रहा है। तो ये शायद एक कारण ये भी रहा होगा। राइट, तो हमने समझा कि आपकी लाइफ का जब आप छोटे थे तब आपके लिए क्या चीज मुश्किल थी। अब आप हमें बताइए कि आज आपके लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है? आपको क्या लगता है कि ये काम सबसे मुश्किल है आज? सबसे मुश्किल मुझे, मतलब मुझे मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। मतलब ऐसा कि कुछ मुश्किल है, पर अब मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई पैशन ऐसा है नहीं जो मुझे ये लगे कि यार ये करना है और हो नहीं रहा, ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली अभी तक था, शायद थिएटर में था, मुझे हमेशा लगता था कि मेरा एक्चुअली पैशन है क्या।
मतलब मुझे लगता था कि ठीक है यार, नाटक हो रहा है, सब दोस्त कर रहे हैं, सब बढ़िया है उस तरह से। तो लेकिन सब बोलते थे यार क्या करोगे क्या करोगे। तो एक पॉइंट तक मुझे बड़ा परेशानी हुई थी यार, मैं सबको पता होता है कि क्या करना है, तो वो और ज्यादा परेशान करता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कोई पैशन नहीं हो, मतलब आप नॉर्मली एक लाइफ जी रहे हो, ये यही है। और ऐसा ही तो होता है। वो तो बीच में एक जनरेशन पूरा है कि वो जो 90s की, यार क्या है इसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है, उसने पूरा एक माहौल सा बना दिया। तो वो थोड़ा सा, पर अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं उस चीज से निकल चुका हूँ। मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जो मुझे खुशी है, तो बस वही है। क्या जस्टिफाई करोगे किसी को। राइट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आपको क्या चीज पसंद है? आपको क्या चीज खुश करती है? मुझे खुश तो सबसे ज्यादा यही होता है कि जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, और अच्छे दोस्तों के साथ, मतलब जो बात समझते हैं, जो बात हम किसी अच्छी चीज पे कुछ अच्छी बात करें, उस तरह से मुझे ज्यादा अच्छा तो आज आपके लिए लगता दोस्ती। है। अच्छा लगता है हाँ, मतलब दोस्ती और अकेलापन दोनों। अकेलापन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर दोस्तों के साथ, ये दोनों चीजें। ग्रेट। मतलब ओके। एक तरह से, हाँ, अकेलापन एक टाइम के बाद आया, बीच में थोड़ा सा खो गया था, बीच में अकेलेपन में उतना एंजॉय मैं नहीं कर पाता। बट अभी, अभी ठीक है, अभी ज्यादा मैं अच्छा अकेलेपन में भी उतना एंजॉय करता हूँ जितना कि मैं दोस्तों के साथ में करता अंडरस्टूड। हूँ। ये तो आप मैंने ये बातें काफी लोगों से सुनी है कि उनको अकेलापन इतना अखरता नहीं है। जैसे हम्म, मुझे भी अकेलापन अखरेगा नहीं, बट मैं चाहूंगा कि मैं कुछ कर लूं, या मैं टीवी देख हम्म। लूं, मैं कोई किताब पढ़ लूं। बट मैंने काफी लोगों से सुना है कि उनको अकेलापन अच्छा लगता है। ऐसा क्या है अकेलेपन में? देखिए अकेलेपन की भी दो चीजें हैं। एक तो होता है कि आप डिटैचमेंट है, जैसे मैं पहले अकेला रहता था, जब मैं 8th 9th 10th में था, तो मैं अपने घर के ऊपर वाले कमरे में अकेला रहता था। तो वो मेरा था कि मतलब कि मुझे बाहर उतना कंफर्टेबल नहीं था, मैं लोगों से मुझे समझ में नहीं आता था। और एक तरह की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो उसको, दोनों चीजें हैं उसमें। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए आता है क्योंकि जस्टिफिकेशन शुरू होता है। आपको लगता है सब तो बात कर रहे हैं, पर आपकी चलो ठीक है यार, मैं तो ऐसे ही मैं कम बात करता हूँ। पर वो धीरे धीरे, वो अकेलेपन में और इस अकेलेपन में बहुत फर्क है। ये अकेलापन में मतलब कोई इंटेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है किसी के साथ जाने से, नहीं। बट क्या करेंगे कि भाई आपको अकेलापन थोड़ा चाहिए, और आप रहते हो। जब कोई मिलने आता है, आपको लगता है कि उसके पास भी टाइम है, आपके पास भी, आप मिलने जाते हो। एक उम्र का भी फर्क है, पहले तो आप निकल जाते थे, अब एक उम्र के बाद सबके पास टाइम नहीं होता है। तो उस हिसाब से, और मतलब होता है कि यार एक टाइम के बाद आप शादी कर लो या फैमिली की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप अकेले हो जाओगे। तो उस वो अंडरस्टैंडिंग से आता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि अकेलेपन मतलब शादी करके अकेलापन दूर हो जाएगा, नहीं, अभी भी ठीक है ना। तो उस तरह से अंडरस्टैंडिंग के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद जो आप अकेले होना, और एक वैसा अकेले हो जाना कि भाई हम तो रह लेते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग चीज। वो तो आपकी चॉइस होगी, आप जाना, आप शायद कंफर्टेबल नहीं है या कोई और रीजन। तो ये फर्क है। राइट। आई आई बिलीव आप कहना चाह रहे हैं कि अकेला होना इज डिफरेंट और एकांत में हाँ। होना इज डिफरेंट। वो वही, थोड़ा आप उसको स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जोड़ें, तो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी तरह से आप थैंक यू। सेटिस्फाइड हैं। राइट। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप व्हाट आर यू प्राउड ऑफ अचीविंग? मतलब कोई एक ऐसी बात या फिर कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हैं उस टाइम पर। मतलब व्हाट आई वांट टू आस्क इज, कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम। आपने कुछ हम्म, ऐसा कर लिया कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गए, आप हम्म, नंबर वन पे हैं। आपकी हम्म। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको याद हो? नहीं, ऐसे नंबर वन तो कभी, अगर हुआ भी है कभी कुछ ऐसा, हालांकि मुझे याद नहीं है कि कुछ ऐसा, हाँ लेकिन ये हुआ होगा जरूर कुछ, कहीं कुछ ऐसा। तो उसमें मतलब खुशी होती है कि हाँ यार मेरे फ्रेंड्स, वो आप एक एनर्जी महसूस करते हो ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके चारों तरफ से, कि आपने कुछ ऐसा किया जो सबको अच्छा लगा, जो सबके राइट। लिए फायदेमंद रहा और आपके लिए भी रहा। तो वो तब अच्छा लगता है बहुत। लेकिन एफटीआई जो मेरे साथ हुआ था, उसमें मुझे अच्छा इसलिए लगा था, मुझे लगने लगा था एक पॉइंट के बाद कि शायद मैंने आर्ट फील्ड गलत चुन लिया है।
कुछ हो नहीं रहा था। मुझे लगता था कि यार ऐसा तो नहीं कि शायद मैं आर्टिस्ट हुई नहीं। बट जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, तो इसका एग्जाम जो होता है वो बहुत ही मतलब उसमें काफी कुछ बहुत ज्यादा आर्ट रिलेटेड ही होता है। तो उसमें जो मैंने लिखा और उसके बाद जो मेरा रिटर्न में अच्छा आया और बाद में जब सिलेक्शन भी हुआ, तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मैंने सही चूज किया है, इसीलिए इन्होंने मुझे चूज किया है ना। फील्ड सही है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है या मैं हूँ नहीं कुछ। मुझे कुछ तो इसमें सेंस होगी इस फील्ड में, अदरवाइज ये होता नहीं। तो मतलब एक प्रॉपर स्टाम्प जैसे होता है ना कि भाई मिल गया। अदरवाइज आपको लग रहा था कि शायद पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे। तो एक वो एक अच्छा, काफी समय बाद एक। तो क्या होता है, मतलब जो आर्ट का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है? इज इट रिटन, या फिर आपको एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं? एक हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आई आई डोंट थिंक काफी लोगों को पता है कि आर्ट का एग्जाम भी होता है। मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आर्ट का एग्जाम भी होता है। तो क्या आप उसके नहीं बारे आई में कुछ बताएंगे? थिंक, हाँ एडिटिंग का जो हुआ था, एडिटिंग का तो एडिटिंग उसमें तो वो जो एग्जाम था, अब से सबसे उससे पहले क्या था, आपके एग्जाम मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, या फिर इस तरह के हैं, तो सब प्रॉपर जो याद है तो लिखोगे या फिर आपको नॉलेज है। अब उसमें क्या है कि आपको एक सिचुएशन, जैसे एक दो क्वेश्चन मुझे एक सिचुएशन थी कि भाई कहीं आग लग गई है, तो आप वो सिचुएशन लिखो, तो आप पूरा सीन लिख रहे हो बैठ के। अब आपकी इमेजिनेशन है उसमें कि भाई ये हो गया, अच्छा ये आएगा वो आएगा, तो मजा आता है। यही तो करना है, कलाकार का तो यही काम है ना, इमेजिनेशन। जितना अच्छा आप इमेजिन कर लोगे, तो सिचुएशन है जैसे कोई लड़की है, उसकी ट्रेन छूट रही है, वो जा रही है, उस पर कहानी लिखो। अब बैठ के आप लिख रहे हो। तो ऐसे एग्जाम कहाँ होते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं दिए थे इससे पहले। तो वहां पे आपकी वो पूरा कि अच्छा, आप कितना इमेजिन कर सकते हो, या आपकी क्या, तो वो लिखा और सबने लिखा होगा, बट उसमें से कुछ बच्चे हुए तो समझ में आया कि अच्छा जो आपने लिखा है उसकी वैल्यू है, यानी कि आपको आता है ये चीजें कहानी लिखना। आपको याद है आपने क्या कहानी लिखी थी? हाँ कहानी याद थी मुझे कि कोई एक लड़की, मतलब एक पिक्चर थी, उसमें एक लड़की थी और वो ट्रेन के पास खड़ी थी। तो उसमें ये था कि उस पे कुछ कहानी लिखनी थी। तो मैंने लिखा था कि कोई लड़की किसी बाहर से, मतलब फॉर एग्जांपल आप मेरठ से दिल्ली आए एग्जाम देने नहीं, किसी जॉब के लिए आए कि जॉब करने है, वहाँ पे इंटरव्यू दिया बट हो नहीं रहा है। तो फिर आपको लगा कि आपके घर से आपको एक ही महीना मिला है कि भाई तुम एक महीना देख लो, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। तो उसको होता नहीं है, वो फिर जा रही है, वो ट्रेन पे खड़ी है और वहां से अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई ट्रेन आने वाली है, और जस्ट उसको कॉल आता है कि वो जो आपने इंटरव्यू दिया था आपको सिलेक्शन। तो वो पूरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाता है। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मान लीजिए कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आज या फिर कुछ सालों में, वो आप अचीव कर चुके हैं, ठीक है? एंड अब आपका टाइम आ चुका है रिटायर होने का। आप मतलब जो आप करना चाहते थे आगे, सब आपने अचीव कर लिया है प्रोफेशनली। जो आप करना चाहते थे, यू हैव मनी, यू हैव एवरीथिंग, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू रिटायर राइट नाउ। इस एज में अगर आप रिटायर होंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो आप क्या करेंगे? देखिए ये हाइपोथेटिकल नहीं है मेरे लिए, तो ये बहुत रियल सिचुएशन है बेसिकली। मैं इवन मैं अपने एज जाने, हालांकि ये बहुत ही सबके लिए नहीं है, बट मैं तो अपने एज जाने से पहले ही ये सोच रहा था कि यार अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, अर्ली रिटायरमेंट। मुझे मतलब लग रहा था कि ठीक है यार अभी, मतलब काफी काम कर लिया मैंने बहुत उस तरह से। लेकिन खैर वो मेरा एक थॉट था, पर मुझे लगता है जिस तरह मेरा तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं रिटायर होता हूँ, मेरा काम ऐसा ही है कि उसमें बहुत रेगुलर जॉब नहीं है। एडिटिंग मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, कभी कर लिया कभी नहीं किया। जब थिएटर कर रहा था वो भी ऐसे ही था। तो मतलब वो मेरी एक है बेस की यार, इस तरह से लाइफ चले। अदरवाइज मुझे जॉब करना होता तो फिर मैं बीटेक के थ्रू जाता, कुछ करता आगे प्रोफेशनल उसमें जाता, बट मैं गया नहीं क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता। मुझे ये ठीक लगता है कि यार पैसा कम हो, अगर ये चीजें चल जाएंगी, पर मुझे अपने हिसाब से रहना है, जीना है। तो ये हाँ मतलब अगर हो गया तो ठीक है, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ यार। मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब मैं सीख चुका हूँ शायद बिना काम के रहना, बिना काम के मजे से रहना। ये तो अदरवाइज सब बोले काम नहीं कर रहे हो आप, बस बिना काम के कैसे, क्योंकि हमारे दिमाग में वही आता है अच्छा या तो आदमी होगा तो काम करेगा। क्यों भाई, किसी के पास पैसे हो सकते हैं, नहीं करेगा काम, वो आराम से रह भी तो सकता है ना, उसको जीने का हक नहीं है क्या? मतलब यहाँ पे प्रॉपर उसी पे बात आ जाए, काम नहीं करता है क्या?
तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कोई काम कर रहा है अच्छी बात है, उसको शूट कर रहा है वो काम करे, जो नहीं कर रहा है उसका खर्चा चल रहा है वो खुश है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो। तो मेरे लिए रिटायरमेंट कोई इशू नहीं है, तो ठीक ग्रेट। है। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है या फिर कोई एक इंडिविजुअल है, वो भी चाहता है कि वो एक आर्टिस्ट बने। आई बिलीव यू आर एन आर्टिस्ट, राइट? तो आप, मतलब आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि कैसे शुरू करें? देखिए, आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनना मुश्किल नहीं है, आर्टिस्ट आप बन जाते हो, पर आर्टिस्ट कोई भी बन सकता है। मतलब आप घर में हो, आप कहीं गए, और ये अलग अलग चीजें हैं, प्रोफेशनलिज्म अलग। अब एक एक्टर अपने घर पे एक्टिंग कर सकता है, थिएटर कर सकता है, पर एक एक्टर को दुनिया एक्टर तभी मानेगी जब वो फिल्म करेगा, है ना? तो एज एन आर्टिस्ट क्या आप भी खुद को एक्टर तभी मानोगे जब आप फिल्म करोगे? तो ये समझ होना बहुत जरूरी है कि भाई आज तो आप गए आर्ट के लिए, कल को अगर आपका मैनिपुलेट हो गए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपका जीना हराम हो जाएगा। फिर आप, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते, आप हर हर एक्टर एक्टर फिल्म एक्टर नहीं बन सकता, है ना? किसी को चाहिए भी नहीं, बट आपको चारों तरफ ऐसी चीज होती है कि आपको लगता है नहीं, तभी तभी होगा, तभी होगा, तभी मुझे एक्टर बोलेंगे लोग, या तभी मुझे कहेंगे कि ये हुआ। तो ये समझना जरूरी है। अगर आप आर्टिस्ट हो और आपको आर्ट से प्यार है तो कोई तो बहुत सिंपल है यार, आप कर लोगे, वो अपने आप ही चीजें वैसी होती चली जाएंगी। तो ये फर्क अब मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए आपकी पूरी जिंदगी एक मूवी है, तो अगर हमारे दर्शक उसको देखेंगे तो आपकी जिंदगी की मूवी से उनको क्या सीख मिलेगी? है मेरे हिसाब से। अभी तो मैं ज्यादा उम्र हुई नहीं है, years and 30 years old, पर अभी तक ये है कि एक्सप्लोरेशन, ज्यादा एक्सप्लोर करना हर चीजों को, चीजें समझना, ना कि इग्नोर करके साइड हो जाना या वो मान लेना जो सब चल रहा है। खुद जाके एक्सप्लोर करना, गिरना उठना, मतलब फेस करो उस चीजें, लेकिन एक्सप्लोर करो। ये कोर है मेरी लाइफ, एक्सप्लोरेशन। एक्टिंग अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो जाओ एक्टिंग करो, अच्छी एक्टिंग करो, देखो क्या है, इन आउट देखो, फिर उसके उसके बाद आपकी मर्जी, वो अपने आप ही चली जाएगी, आपकी जो आपको खींच रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली ये एक्सप्लोरेशन, कोई भी चीज अगर आपको उसको एक्सप्लोर करो, देखो क्या है, तो आई थिंक एक्सप्लोरेशन है लाइफ, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो। बाकी लोगों की नीड भी होती है कई बार, मेरे लिए ऐसी कोई नीड नहीं थी। मेरे लिए था कि बस मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है, तो मैं थिएटर के थ्रू या फिल्म्स के थ्रू या राइटिंग के थ्रू एक्सप्लोर करूँ, या बाहर जाके लोगों से मिलके। राइट। और मान लीजिए अगर आपको फिर से एक मौका मिले, यू कैन गो इन टू द पास्ट एंड चेंज वन थिंग, तो आप एक ऐसी क्या चीज चेंज करेंगे? आप क्या चीज अलग तरीके से करेंगे इफ यू गो टू द पास्ट? बहुत सी चीजें हैं जो अब मुझे समझ में आती है कि यार वो जो फेस था उसमें, मतलब ये वाला पार्ट कुछ जरूरी नहीं था इसको एडिट कर सकते, लगता है कई बार, पर कब क्या कर सकते हो, ठीक है ऐसा लगता है कई बार कि इसमें कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर आप ओवरऑल देखते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है इसमें कि अच्छा ये, तो आपको लगता है कि ये वाले पार्ट में कुछ था नहीं, तो मे भी इसको हम कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पूरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर में चीज नहीं, छोटे-छोटे। आप किताबें पढ़ते हैं? और अगर आप किताबें पढ़ते हैं या फिर कोई एक ऐसी किताब है जो कि आप रिकमेंड करेंगे सबको पढ़ने के लिए? हाँ, मतलब किताबें मैं बहुत ज्यादा पढ़ता, पहले तो थिएटर के टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की। मतलब ऐसा हो रहा था कि दो दो किताबें एक साथ की, आधी दोनों किताबें एक साथ चल रही हैं, फिर ये पढ़ लिया, फिर उसको रख के उससे बोर हुए तो थोड़ा ये पढ़ लिया, ऐसा। ये था, बहुत मजा आता था पढ़ने में, शुरू से ही। लेकिन वही है, जब मुझसे कोई पूछता है, जनरली कोई भी पूछे कि यार मुझे इंग्लिश लिटरेचर शुरू करना है, तो मैं एक ही बुक का नाम बताता हूँ, द कॉल ऑफ द वाइल्ड। जैक लंडन राइटर है इसकी, छोटी सी किताब है, बहुत अच्छी किताब। तो वो बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बिगनर्स के लिए कि वो पढ़ना चाहिए। कुछ कुछ बताएंगे इस किताब के बारे में? हाँ, मतलब बहुत ही, इस पे एक फिल्म भी बनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, शायद मेरी लाइफ से ही मुझे ऐसा लगता है, इसलिए शायद, बट वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कहानी है, वो आप कहीं भी फिट कर सकते हो। मतलब एक पपी होता है, तो वो घर में बहुत पैम्पर्ड होता है, मतलब वो घर में होता है, उसके बहुत पैम्पर्ड होता है। फिर एक दिन उसका किडनैप हो जाता है, तो वो किडनैप होके फिर उसकी जो जर्नी शुरू होती है वहां, वो फिर ये जो
स्नो होती है ना, स्नो स्केटिंग होती है वहां पे, कुत्ते गाड़ी को खींचते हैं, तो वहां तक जाता है वो। फिर वहां पे गैंग वॉर होती है, और वो तो अल्टीमेटली वो पूरी जर्नी के बाद जब उसको समझ में आता है कि उसके जो एंसेस्टर्स थे वो वोल्फ थे, तो वो कॉल ऑफ द वाइल्ड, वो उसको उसके अंदर जो ब्लड था वो कॉल, उसकी कॉल आ रही थी, और वो जाके अल्टीमेटली जो एंड का सीन होता है बुक में वो ये होता है कि रात हो रही होती है और मून होता है, और वो क्या बोलते हैं, वॉल्फ की तरह वो ये करता है, हॉल करता है। बहुत ही मतलब, और वो उसके बीच में बहुत सारी जर्नी है, ऑलमोस्ट उसको, मतलब उसको बहुत वो भी होता है, उससे मारते हैं उसको, काफी कुछ होता है उसके साथ, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचता है, तो बड़ी मजेदार है। और मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा इसको। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए, मतलब हर किसी की लाइफ में एक फनी स्टोरी होती है। हो सकता है बचपन में की कोई फनी स्टोरी हो, या फिर कुछ रिसेंटली, या फिर हो सकता है ऑफिस में काम काम की जगह पर कुछ फनी स्टोरी हो। आपकी लाइफ की फनी स्टोरी क्या है? कोई एक ऐसा किस्सा जो कि आप कभी भी किसी को भी सुना सकते हैं। फनी स्टोरी तो बहुत सारी है, बहुत सारी, मतलब ज्यादा है, बल्कि मैं काफी कई बार मैं सोचता रहता हूँ, मुझे खुद कोई आ जाता है कुछ ऐसा थोड़ा। पर अभी अभी जैसे मुझे एक ये था कि हम एक बार शिफ्ट कर रहे थे, घर शिफ्ट कर रहे थे, तो बहुत सामान था, तो हम 3 दोस्त थे, तो बहुत सामान था, तो हम थक गए, मतलब ये था कि नीचे से ऊपर सामान हम पहुंचा रहे हैं, और थोड़ा सा सामान रह गया था, एक टेबल थी और थोड़े कपड़े वपड़े, हम नीचे खड़े, एक बंदा जाता था एक आता था, ऐसे था। तो हम थक गए, हमने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक थोड़ा कोल्ड ड्रिंक कुछ करते हैं कुछ, अच्छा। तो हमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई एक, और 3 लोग थे हम, एक बंदा हम में से सामान रखने गया ऊपर, और 2 हम लोगों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू की, और एक उसका ग्लास रखा हुआ था, तो वहां पे 2 ओल्ड लेडीज थी, वो आई, बाहर से निकल के आई, तो माता जी थी, मतलब माँ जी, माँ जी जैसी, तो उन्होंने आके देखा, उन्होंने कहा अच्छा, ये भंडारा चल रहा है, मतलब उनके यहाँ चलता है ना वो पानी पे, तो उन्होंने बस कह के और सीधा ग्लास उठाया, और अब जो बेचारा थका हुआ था बहुत देर से वो सामान रखने गया, तो जब तक वो आया उसने कहा मेरी कोल्ड ड्रिंक है, तो हमने कहा वो तो पी ली बाजी ने। कह रहा क्यों पी ली, अभी क्या बोले। तो अभी मुझे अचानक याद आया। तो माँ जी आई, माँ जी ने हाँ, कोल्ड ड्रिंक उठाई, उन्होंने पी ली, उसके बाद क्या हुआ? मैं वो चली गई। हाँ उन्होंने पी ली, अब हम भी कुछ नहीं बोल पाए अभी, मतलब वो उन्होंने इस तरह से इतने सीधेपन से पी ली कि मतलब क्या बोले। फिर मुझे लगा कि हाँ शायद इनके यहाँ तो क्योंकि होता रहता है, पानी वानी पिलाते रहते हैं लोग, तो शायद इनके लिए नॉर्मली ऐसा नहीं कि इन्होंने, मतलब इनको होता है ना कि अच्छे, मतलब अच्छी प्रॉपर जा रही थी, नॉर्मल नॉर्मल पीपल, तो हंसी आई उस पर, और कुछ क्या होता है बाद में हमने कहा ठीक है माजी। राइट। ओके। तो कुछ, तो आज मान लीजिए कि आपको आज सबसे ज्यादा चीज क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन मैं यही समझता हूँ कि मोटिवेशन तो चेंज होता है, मोटिवेशन एक पॉइंट के बाद मोटिवेशन, और जब आप खुद को और अच्छे से जानने लगते हो, और आपको लगता है कि यार आपको कोई चीज उतना ज्यादा, मतलब हर चीज को आप बहुत रैशनल तरीके से देखते हो, और खुद पे आपका ज्यादा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है कि क्या जरूरी है कितना जरूरी है, तो उसके बाद ऐसे में मोटिवेशन आप नहीं होता बड़ा, आप बिना मोटिवेशन के चलते हैं। तो मेरा वो रहता है कि मोटिवेशन ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा मोटिवेशन नहीं, नॉर्मल वर्किंग है, आप छोटी छोटी चीजें कर लो, कुछ देखना है देख लो, पढ़ना है पढ़ लो, किसी से मिल लो, बात कर लो, इस तरह की चीजें। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मोटिवेशन, मतलब अगर मुझे कुछ काम शुरू करना है तो वो कैसे शुरू करूं, शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। अगर जनरली कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं उस पर 2-3 दिन सोचता हूँ या एक हफ्ता, और वो रहता है, फिर अगर वो होना ही है तो फिर मेरे अंदर से ही वो आ जाएगा, फिर होगा, मतलब मैं नेचुरल उसको बहुत खुद नहीं इनिशिएटिव लेता हूँ जल्दी से, उसको थोड़ा सा चलने देता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो करना ही पड़ेगा, तो फिर वो हो जाता है अगर वो जरूरी है।
नहीं होता है तो दिमाग से ही निकल जाता है, इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट। ठीक है, तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं, और मतलब ऑफिशियली इट इज ओवर। अगर इसके बाद भी कुछ अच्छी, मतलब आई विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा, अगर कुछ अच्छी बात आई तो आई विल ऐड इट, और नहीं तो फिर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं, मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, मज़ेदार ये लगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे लोगों के बारे में जानना है। ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। हर कोई एक पॉइंट के बाद ये ठीक है, तो नहीं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप ये आपने पॉडकास्ट शुरू किया कि भाई मुझे लोगों के बारे में जानना है। बल्कि मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि आपने ये कैसे, मतलब एक पॉइंट के बाद ये थॉट आया आपके दिमाग में कि मुझे ये करना चाहिए। मैं ये आपसे पूछना भी चाहता राइट। हाँ, तो ये कैसे आया कि, मतलब एक ऐसा है कि मुझे बात करना बहुत पसंद है लोगों से, हूँ। एक ठीक चीज ये है। है, और दूसरा कि हम लोग एक ऑफिस मीटिंग में बैठे हुए थे, एंड हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ तो सवाल पूछा, एंड उसका जो जवाब था वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ऑर्डिनरी पीपल कैन हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज। हम्म। आम इंसान के पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज हो सकती हैं, और मैं हम्म। वही और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज ढूंढ रहा हूँ आम आदमियों में। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। थैंक्स। नमस्ते। थैंक यू।